मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में से राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में शेष रहे अध्ययन का अध्ययन करवाऊंगा। राजनीति विज्ञान, अभी तक हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों बकल, मैटलैंड और बर्क के अनुसार राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। अब हम उन विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। उपयुक्त विचारों में सत्य का कुछ अंश अवश्य है, किंतु इसके साथ ही बकल, काम्टे आदि विद्वानों का दृष्टिकोण विज्ञान की संकुचित एवं त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है। इन विद्वानों द्वारा पदार्थ विज्ञानों की परिभाषा को राजनीति विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान पर लागू करने की भारी भूल की गई है। सर्वमान्य तथ्यों और कारण एवं कार्यों के बीच निश्चित संबंध पाए जाने वाले विषय को ही विज्ञान कहा जाए, इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। गार्नर के शब्दों में विज्ञान की ठीक परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। चैम्बर्स डिक्शनरी में विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। चैम्बर्स डिक्शनरी, हंसा और थॉमसन आदि विद्वानों द्वारा भी विज्ञान की परिभाषा इसी प्रकार से दी गई है। उपयुक्त परिभाषाओं के संदर्भ में जब राजनीति विज्ञान पर विचार किया जाता है तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में निम्न तथ्य दिए जा सकते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। विज्ञान का सर्वप्रथम लक्षण यह होता है कि उसका सारा ज्ञान क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान है और राजनीति विज्ञान राज्य सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं, विचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर ही वर्तमान कालीन स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके किया जाता है। विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन के ये निश्चित प्रमाण हैं। नंबर 2, अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व में एकरूपता। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व एवं एकरूपता विद्यमान है। यद्यपि मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एकरूपता नहीं पाई जाती, फिर भी यह कहा जा सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य का राजनीतिक आचरण एक निश्चित प्रकार का ही होगा। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता है। सर्वमान्य तथ्य। राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य जरूर हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के सर्वमान्य तथ्यों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है
यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं, बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप से प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य होता है। इस प्रकार कुछ अन्य बातों पर भी सभी सहमत हैं, यथा लोक सेवाओं के सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए, वे तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, असमानता, जातिवाद, निरक्षरता और अत्यधिक निर्धनता प्रजातंत्र के लिए बुरी हैं। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में मत ऐक्य का जो अभाव है उसका कारण विषय का अवैज्ञानिकत्व है, वर्ण देश काल के अनुसार परिवर्तित होने वाली मानवीय प्रवृत्ति और संबंधित विचारकों की भावनाओं का भेद है। नंबर 4, कार्य कारण में पारस्परिक संबंध। कार्य और कारण के आपसी संबंध के विषय में की गई आपत्ति भी विशेष महत्व नहीं रखती। इसमें संदेह नहीं है कि पदार्थ विज्ञान की तरह राजनीति विज्ञान में कारण एवं कार्य में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन के कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले ही जा सकते हैं, जैसे जनता का असंतोष, शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार और आर्थिक असमानता सदैव विद्रोह के सामान्य कारण रहे हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और शासकों को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के सांसद शक्ति प्रदान कर दी जाए तो भ्रष्ट हो जाते हैं। ब्राइस के शब्दों में मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है तथा इन्हें श्रृंखलाबद्ध करके सामान्यतः प्रचलित प्रवृत्तियों के परिणाम के रूप में अध्ययन इनका किया जा सकता है। 5 नंबर, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव। राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा परीक्षण भी संभव है, यद्यपि इस विषय के अंतर्गत इनका रूप पदार्थ विज्ञानों से भिन्न होता है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्रवाद और दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए हम यह सामान्य परिणाम निकाल सकते हैं कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित के प्रति अधिक सजग रहता है। इसी प्रकार विविध राज्यों के कार्य क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने की विचारधारा के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की नीति ही उपयुक्त है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक आधुनिक प्रजातंत्र और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान में यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति प्रयोगशालाओं में बैठकर पूर्ण निश्चितता एवं सरलता से तो प्रयोग नहीं किए जा सकते, फिर भी राजनीति विज्ञान में प्रयोग होते ही रहते हैं और एक प्रकार से संपूर्ण मानव जगत इनकी प्रयोगशाला ही है। इस संबंध में गवर्नर ने ठीक लिखा है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का आरंभ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी या प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है जब तक कि परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपनाया गया सत्याग्रह, 1959 में राजस्थान में अपनाई गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार के राजनीतिक प्रयोगों के उदाहरण हैं। भविष्यवाणी क्षमता। जहाँ तक भविष्यवाणी क्षमता का संबंध है, राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पर इतना तो मानना ही होगा कि इस विषय में भी भविष्यवाणी संभव है, चाहे वह भविष्यवाणी सदैव सत्य न हो। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में, हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते, लेकिन संभावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सही रूप में भविष्यवाणी की क्षमता ही विज्ञान की कसौटी मान ली जाए तो फिर ऋतु विज्ञान जैसे अनेक विषय भी विज्ञान नहीं कहा जा सकते, क्योंकि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी अनेक बार गलत हो जाती हैं। वस्तुतः विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में बकल, काम्टे और मैटलैंड द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ बहुत अधिक सीमा तक निराधार हैं और पदार्थ विज्ञानों से आधारभूत रूप में भिन्न होने पर भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अरस्तु, बोधा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, कॉर्नवॉल,
लेविस, सिज्विक, ब्राइस, बलनसली, बर्गेस, विलोबी, जेलिनेक, गार्नर आदि सभी विद्वान इसे एक विज्ञान मानने के पक्ष में हैं। हॉट्ज़ेनडॉर्फ ने इस विषय के लिए विज्ञान का दावा करते हुए कहा है कि ज्ञान के भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है, उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना संभव है कि राज्य से संबंध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। पोलक का भी विश्वास है कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है, उसी भाव में, उसी तरह लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है। धन्यवाद।